आइए शुरुआत करते हैं। आज की कहानी मुंबई की है और तकरीबन 1 साल पुरानी है, लेकिन ये एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री है जिसको सुलझाने के लिए पुलिस को काफ़ी पापड़ बेलने पड़े। क्या थी कहानी, आइए शुरुआत करते हैं। 65 साल का एक बुजुर्ग कारोबारी जो राजकोट गुजरात का रहने वाला है, वो अपने काम के सिलसिले में मुंबई पहुंचते हैं और मुंबई के पास ठाणे इलाके में पहुंचते हैं बेसिकली, और ठाणे रेलवे स्टेशन के पास एक होटल में चेक इन करते हैं। तारीख है 27 मई 2023। चेक इन करने के बाद कुछ देर वो आराम करते हैं, सुस्ताते हैं, चाय कॉफ़ी वगैरह मंगवाते हैं जैसा कि आम तौर पर होता है, और उसके बाद वो अपना कमरा बंद कर लेते हैं। शाम हो जाती है। फर्स्ट हाफ में आए थे, शाम हो जाती है। जब शाम हो जाती है तो होटल के जो हाउसकीपिंग के स्टाफ हैं और जो रूम सर्विस के स्टाफ हैं वो उस कमरे की तरफ आते जाते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि कमरा जो है बिल्कुल बंद है, और कुछ ऐसे बंद है जिसे देखकर उन्हें शक होता है कि ये जो गेस्ट है ये कहाँ गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि गेस्ट कहीं बाहर हैं या गेस्ट किसी दिक्कत में हैं, मतलब कुछ ऐसा खटका सा, चाहे जो भी रीज़न रहा हो, होटल के स्टाफ को होता है। और होटल के लोग फिर घंटी बजाते हैं, चेक करने की कोशिश करते हैं कि हमारा गेस्ट कहाँ है, किस हाल में है। कोई ऑर्डर नहीं लिया, चाय मतलब लंच का या शाम के स्नैक्स का कोई ऑर्डर उन्होंने नहीं दिया, क्या वजह हो सकती है, तो चेक करते हैं। तो जो भी रीज़न रहा हो, होटल के कर्मियों को ये सस्पेक्ट करने का या संदेह करने की जो भी वजह रहा हो कि हमारा गेस्ट की हालत क्या है, कैसी है, जब वो उस रूम की घंटी बजाते हैं तो अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, कोई जवाब नहीं आता। रिसेप्शन में पता चलता है कि चाबी देकर नहीं गए हैं, यानी जो गेस्ट हैं वो अंदर कमरे में ही हैं, लेकिन अंदर से जब कोई रिस्पांस नहीं आता है, कई बार घंटी बजाने, दरवाजे पे खटखटाने के बावजूद, तो होटल का स्टाफ जो है वो थोड़ा परेशान होता है। मैनेजर फिर ये तय करते हैं कि मास्टर की से दरवाजे को खोला जाए और ये देखा जाए कि गेस्ट कहाँ है, किस हाल में है। और जैसे ही वो मास्टर की से दरवाज़ा खोलते हैं, अंदर का मंजर देखकर होटल के मैनेजर और वहाँ मौजूद सारे लोग घबरा जाते हैं। वजह ये कि ये जो बुज़ुर्ग कारोबारी हैं 65 साल के, इनका कत्ल हो चुका है, और कत्ल भी ऐसे वैसे नहीं बल्कि चाकू से एक के बाद एक कई वार करके। पूरा कमरा खून से सना हुआ था, कमरे में उनकी लाश बिस्तर पर ही पड़ी हुई थी और काफ़ी सारा खून मौके पर बिखरा हुआ था। बिस्तर के जो मैट्रेसेस हैं, जो रज़ाई है, वो भी खून से भरे हुए थे। इन कारोबारी का नाम था काराभाई रामभाई सुवा। अब पुलिस ये पता लगाने की कोशिश करती है, पुलिस को भी खबर दी जाती है, अब तक पुलिस को पता नहीं था। पुलिस जब आती है तो पुलिस पूछताछ करती है, ये पता लगाने की कोशिश करती है कि भाई कौन हो सकता है होटल में आकर, एक इस तरह के सिक्योर प्लेस में आकर, सुरक्षित जगह, यहाँ कोई किसी का कत्ल करके चला जाता है तो कौन हो सकता है, क्या बाहर का आदमी है, होटल का आदमी है। पुलिस अभी इन सारे चीज़ों के बारे में जानकारी जुटाने की शुरुआत करती है। इसी सिलसिले में पुलिस कॉरिडोर की जो CCTV फुटेज है उसे भी पुलिस एग्जामिन करती है, और एग्जामिन करते हुए पुलिस देखती है कि होटल का एक हाउसकीपिंग का स्टाफ जो है वो इन गेस्ट के कमरे में संदिग्ध तरीके से जाता हुआ और फिर कुछ देर बाद कमरे से बाहर निकलता हुआ भी दिख रहा है। पुलिस को शक होने लगता है कि हो सकता है कि इस कत्ल में इस लड़के का हाथ हो, एक नौजवान लड़का जो हाउसकीपिंग का स्टाफ है। अब पुलिस ऑब्वियसली चूंकि होटल का ही स्टाफ है तो उसकी पहचान को लेकर कोई संदेह नहीं है। पुलिस अब कहती है कि इस लड़के के बारे में हमें बताइए, और ये लड़का कहाँ है, इससे हमें पूछताछ करनी है, इससे मिलाइए। तो होटल का स्टाफ ये बताता है कि अरे ये लड़का तो अब से कुछ देर पहले ही निकल गया, और ये कहते हुए निकल गया कि उसकी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, वो बहुत परेशान था और उसको इमरजेंसी कॉल उसके गाँव से आया था तो वो चला गया। अब पुलिस का शक जो है वो यकीन में बदल जाता है। पुलिस को लगता है कि ये इत्तेफाक नहीं है कि उस लड़के की माँ की तबीयत ख़राब है, बल्कि इसी लड़के ने बुजुर्ग गेस्ट का कत्ल किया है, और हाउसकीपिंग स्टाफ ने कत्ल करने के बाद वो फरार हो गया है माँ की तबीयत खराब होने की बात कहकर। अब पुलिस इस लड़के को आइडेंटिफाई तो कर ही चुकी थी, जो डॉक्यूमेंट्स हैं होटल में मौजूद उसके हवाले से पुलिस इसकी पहचान कर चुकी थी। अब पुलिस ने इसके बारे में जानकारी जुटाने की शुरुआत की, और जब पुलिस ने जानकारी जुटाने की शुरुआत की तो पुलिस को ये पता चला कि जो सीन ऑफ क्राइम है, यानी जिस कमरे में यह हत्या हुई थी, उस कमरे में जो विक्टिम है, बुजुर्ग, जिनका नाम है काराभाई रामभाई सुवा, उनका मोबाइल फ़ोन, उनका ATM कार्ड और कुछ कैश, ये सारी चीज़ें उस कमरे से गायब है। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद पुलिस को एक बात समझ में आ गई कि ये मामला रॉबरी फॉर गेन, मर्डर फॉर गेन है, मतलब लूटपाट के लिए कत्ल की ये घटना की गई है। अब
लूटपाट जिसने की है वो भी फरार हो चुका है, लेकिन पुलिस को उसे पकड़ना है। पुलिस अब उसके बारे में जानकारी जुटाती है तो पता चलता है कि वो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर ज़िले के पास एक जगह है कप्तानगंज, वहाँ का रहने वाला है वो लड़का। पुलिस की सारी निगाहें अब कप्तानगंज पर टिक जाती है और पुलिस की एक टीम जो है कप्तानगंज उत्तर प्रदेश रवाना होने की तैयारी करने लगती है, ताकि जैसे ही ये लड़का वहाँ पहुँचे अपने गाँव या घर, वहाँ पर उसको दबोच लिया जाए। लेकिन अभी पुलिस की टीम वहाँ से निकल पाती तब तक पुलिस जो है सर्विलांस भी करना शुरू करती है, क्योंकि पुलिस को यह भी पता करना है कि वो सीधे कप्तानगंज की तरफ जा रहा है या किसी दूसरी तरफ जा रहा है। तो उसका मोबाइल नंबर तो खैर पुलिस के पास है ही, क्योंकि वो होटल का स्टाफ है। ये जो बुजुर्ग आदमी है, इसका मोबाइल फ़ोन भी वो लूट कर ले गया था, तो उस बुजुर्ग आदमी का भी मोबाइल नंबर जो है पुलिस के पास है। साथ ही एटीएम कार्ड, पर्स, कैश, ये सारी चीज़ें भी लेकर गया था। तो पुलिस को बैंक डिटेल के बारे में भी इस बुजुर्ग आदमी का पता चल जाता है। पुलिस मीनवाइल ये जो बुजुर्ग ठहरे हुए थे उनके घर वालों से भी कांटेक्ट करती है गुजरात में, और जब बैंक डिटेल वगैरह का भी पता चल जाता है तो पुलिस ये तय करती है कि पुलिस वो जो आरोपी है उसके मोबाइल फ़ोन, जो पीड़ित आदमी जिसकी हत्या हुई उनका मोबाइल फ़ोन, और साथ ही जिनकी हत्या हो गई उनका जो बैंक डिटेल है उसको भी पुलिस ट्रेस करेगी, उसको भी पुलिस सर्विलांस पर रखेगी और ये चेक करती रहेगी कि क्या बैंक से कुछ रुपए निकाले जाते हैं या मोबाइल फ़ोन कहाँ पर यूज़ हो रहा है, कहाँ वो मोबाइल फ़ोन ट्रैवल कर रहा है। पुलिस इसको देखने की कोशिश शुरू कर देती है, यानी टेक्निकल तरीके से इस मामले का इन्वेस्टिगेशन पुलिस चालू करती है। ठाणे पुलिस दोनों मोबाइल फ़ोन को भी सर्विलांस में लगाती है और बैंक के ट्रांजैक्शन पर भी पुलिस की अब नज़र है। बैंक वालों से भी पुलिस बात कर लेती है। पुलिस को लग रहा था कि कप्तानगंज की तरफ ही जा रहा होगा लड़का, लेकिन पुलिस ये देखकर थोड़ी चौंक जाती है कि ये लड़का जो है कप्तानगंज की तरफ नहीं जा रहा है, क्योंकि कुछ घंटों के बाद पुलिस देखती है कि महाराष्ट्र के ही रत्नागिरी इलाके में एक जगह से उस बुजुर्ग आदमी के बैंक खाते से 80,000 रुपए निकाले जाते हैं। पुलिस को यह बात समझते देर नहीं लगती है कि जिस लड़के ने कत्ल किया है, जो एटीएम कार्ड लूट कर ले गया है, वही जो है उसी ने 80,000 रुपए निकाले हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसका घर उत्तर प्रदेश की तरफ है। कत्ल करने के बाद वो डाउन साउथ की तरफ जा रहा है, यानी रत्नागिरी की तरफ जा रहा है, जिससे पुलिस को यह शक होने लगता है कि कातिल जो है कुछ चालाकी दिखाते हुए घर नहीं जाकर साउथ इंडिया की तरफ जा रहा है। अब पुलिस इस सोच में पड़ जाती है कि वो लड़का साउथ इंडिया में किधर जा सकता है, क्या उसका वहाँ कोई कांटेक्ट है, कोई जानकार है। पुलिस फिर से होटल वालों से बात करती है, पता करती है, उसके सराउंडिंग्स के लोगों से बातचीत करती है, तो पता चलता है कि वो जो आरोपी लड़का है उसका एक दोस्त बेंगलुरु में रहता है, कर्नाटक में। पुलिस अब उस दोस्त के बारे में जानकारी जुटाती है और इससे पहले कि ये लड़का अपने दोस्त के पास पहुंच पाता, पुलिस उस लड़के को कांटेक्ट करती है, उससे फ़ोन पर पूछताछ होती है। वो लड़का इस आरोपी को जानने की बात तो करता है, लेकिन वो बताता है कि आरोपी जो है उसके कांटेक्ट में या उसके टच में नहीं है, और वो कोई क्लू या कोई, जिसे कहते हैं ना, कोई लीड इस आरोपी के बारे में, आरोपी का वो बेंगलुरु वाला दोस्त पुलिस को नहीं दे पाता है। तो यहाँ पर पुलिस का जो एक एफर्ट है, वो एफर्ट जो है एक तरह से नाकाम साबित होता है। अब पुलिस सोचती है कि ठीक है, हो सकता है कि साउथ में वो जा रहा हो, आज नहीं तो कल उसके दोस्त से अगर हम बातचीत करते रहें तो हमें शायद पता चल जाए कि वो बेंगलुरु पहुंचा नहीं पहुंचा या कहाँ गया। इस बीच पुलिस ये भी सोचती है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो कप्तानगंज अपने गांव ही चला जाए। हो सकता है कि रत्नागिरी से उसने अपना रूट चेंज कर लिया हो, पुलिस को धोखा देने के लिए रत्नागिरी से उसने पैसे निकाले हो या उधर गया हो। ऐसा पुलिस बहुत सारे बातों पे, प्रोबेबिलिटीज़ पे, संभावनाओं पे पुलिस अपना दिमाग दौड़ा रही होती है और पुलिस की एक टीम सीधे पहुंचती है कप्तानगंज उत्तर प्रदेश। अब जाहिर है ठाणे मुंबई से पहले तो असमंजस की स्थिति, किधर गया होगा, कौन आरोपी है, इन्हीं चीज़ों में थोड़ा वक्त निकलता है। जब आइडेंटिफिकेशन हो जाता है, घर वर का पता चल जाता है, तो पुलिस की टीम कप्तानगंज के लिए तैयारी करती है। पता चलता है रत्नागिरी में है, फिर कप्तानगंज। तो पुलिस की एक टीम जो है कई दिनों का वक्त गुजारने के बाद, तकरीबन 4-5 दिनों बाद कप्तानगंज पहुंचती है। और जब कप्तानगंज पहुंचती है तो पुलिस को एक जोर का झटका लगता है। पुलिस को ये पता चलता है कि लड़का वाकई कप्तानगंज आया था और कप्तानगंज आने के बाद बस पिछली रात को ही यहाँ पर था और अब से कुछ घंटे पहले वो यहाँ से निकल गया। पुलिस अपना सिर पीट लेती है। पुलिस को लगता है कि ओह, कितनी बड़ी भूल हो गई। अगर कुछ घंटे और पहले हम पहुँच गए होते तो लड़के को कप्तानगंज में उसके घर के आसपास ही हमने दबोच लिया होता, पकड़ लिया होता। पुलिस को बड़ी अफसोस पुलिस टीम को होता है और पुलिस टीम ये सोच में पड़ जाती है कि अब क्या करें। इस बीच पुलिस टीम उसके रिश्तेदारों से, उसके दोस्तों से जो कप्तानगंज के रहने वाले हैं, उनसे बातचीत करती है। उनको पुलिस भरोसे में लेती है और ये बताती है कि ये मर्डर का मामला है, तो पुलिस को सहयोग करना ज़रूरी है, वरना बाकी दोस्तों और रिश्तेदारों के लिए भी मुसीबत खड़ी होगी और उस लड़के को जितनी जल्दी कानून के हवाले किया जाए उतना उसके लिए भी भला है। तो पुलिस जब ये सब बातें कहती है तो जो रिश्तेदार है कप्तानगंज में, जो घर वाले हैं, वो ये बताते हैं कि वो लड़का अपने दादाजी के साथ
किसी रिलेटिव के घर रहने के लिए नेपाल गया है। कुशीनगर आपको पता है उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल का इलाका है और उससे थोड़ी ही दूर नेपाल की सीमा लगती है। तो पुलिस जो है वो सजग हो जाती है और पुलिस को लगता है कि या तो नेपाल में उस रिलेटिव के घर से इस लड़के को पकड़ना है, या फिर अगर नेपाल अभी गया नहीं है, पहुंचा नहीं है, तो रास्ते में उसको इंटरसेप्ट करना है। अब पुलिस जो है दो जगहों पर अपनी निगाहें गड़ा देती है। एक तो कुशीनगर से जो नेपाल का बॉर्डर लगता है उस बॉर्डर पर, और दूसरा उस रिश्तेदार के घर पर। अब पुलिस उस रिश्तेदार के बारे में भी जानकारी जुटाती है जो नेपाल में रहता है, और उसको फ़ोन करके पहले ही पुलिस ये बताती है कि ये जो लड़का आपका रिश्तेदार है जो आपके घर रहने के लिए आने वाला है, उसके बारे में हमें वक्त रहते आप बताइएगा ताकि हम उस लड़के को पकड़ पाएँ, क्योंकि कत्ल का मामला है, वरना आप भी फंसेंगे। रिश्तेदार जो है वो तैयार हो जाता है और बोलता है कि हाँ हम जानकारी देंगे, कोऑपरेट करेंगे, कहने का मतलब ये है। तो पुलिस वहाँ पर सर्विलांस करती है और दूसरा बॉर्डर पर भी निगाह पुलिस जमा कर रखती है। इसका फ़ायदा या इस कोशिश का नतीजा ये होता है कि ये जो घटना हुई थी, जैसा कि मैंने आपको बताया, घटना हुई थी 27 मई 2023 को। 6 जून 2023 को वो लड़का कुशीनगर से नेपाल की तरफ जाता हुआ बॉर्डर पर पुलिस को नज़र आ जाता है, एजेंसीज को नज़र आ जाता है, और उस लड़के को पुलिस वहीं पर भारत नेपाल बॉर्डर पर पकड़ लेती है। पकड़ने के बाद जब उससे पूछताछ होती है तो शुरू में तो झूठ बोलता है, लेकिन जब सख्ती होती है और पुलिस बताती है कि भाई ऐसे झूठ बोलने का फ़ायदा नहीं है, बहुत सारे सबूत हैं, तो वो कबूल कर लेता है कि हाँ उसी ने अपने होटल के उस गेस्ट जिनका नाम कारा भाई राम भाई सुआ था, 65 साल के बुजुर्ग, उनकी हत्या कर दी और उनके रुपए पैसे और एटीएम कार्ड वगैरह लूट कर वो फरार हो गया। पुलिस अब इस बात पर भी थोड़ी हैरान थी कि चलो एटीएम कार्ड तो लूट लिया, तुम्हें एटीएम पिन के बारे में कैसे पता चला? तुमने 80,000 रुपये रत्नागिरी से जाकर निकाले, ये कैसे मुमकिन हुआ? तो जब पुलिस ने ये सवाल पूछा तो उसने जो कहानी सुनाई, उसने जो जवाब दिया, वो कहानी आंखें खोलने वाली हैं और उस कहानी से हम सारे लोगों को सीख लेनी चाहिए, सबक लेना चाहिए। हुआ ये कि 27 मई को जब वो गेस्ट, गुजरात का बिजनेसमैन, जब ठाणे के इस होटल में पहुंचा तो वो बहुत थके हुए थे। जाहिर है 65 साल उम्र है, लंबे सफ़र के बाद आए हैं, थकान हो जाती है। लेकिन इस थकान में उन्होंने एक बड़ी गलती की। उन्होंने क्या किया, हाउसकीपिंग के इस स्टाफ को, इस लड़के को देखकर उन्होंने अपना एटीएम कार्ड उसे पकड़ा दिया, और न सिर्फ एटीएम कार्ड पकड़ा दिया बल्कि उसे बताया कि उसके एटीएम का पिन क्या है, और इस लड़के से कहा कि नीचे जाकर ज़रा प्लीज़ बाबू मेरे लिए 16,000 रुपये निकाल कर ले आओ। हाउसकीपिंग का ये लड़का, मामूली तनख्वाह, गरीब बैकग्राउंड से आने वाला, वो जब पैसे निकालने गया तो 16,000 रुपये जब निकाले तो उसने, ये जो आदमी था, इसका बैंक बैलेंस भी चेक कर लिया, उसमें लाखों रुपए थे। ये देखकर उसका दिमाग घूम गया। एक तो 16,000 रुपये के हरे गुलाबी नोट, कड़क नोट, उसकी अलग तासीर नोट की गर्मी, इतना कैश हाथ में, और ऊपर से एटीएम कार्ड का पिन भी पता है, और साथ ही उसने देखा कि बैंक में लाखों रुपए है। ये सब देखकर चंद सेकंड्स में, मैं मिनट नहीं बल्कि सेकंड कह रहा हूं, आप सोचिए इंसान का दिमाग कैसा होता है, चंद सेकंड्स में उस लड़के की नीयत जो है खराब हो गई। एक अच्छा खासा ईमानदार लड़का, जब उसे अचानक इतने सारे रुपयों की जानकारी मिली और रुपए निकालने की जिम्मेदारी दी गई, उसकी नीयत डोल गई, नीयत खराब हो गई, और इतनी खराब हो गई कि उसने तय कर लिया कि वो होटल पहुंचकर सीधे उस बुजुर्ग आदमी की हत्या करेगा, और ये कैश जो उसने निकाला है ये तो वो लेकर जाएगा ही, इसके अलावा एटीएम कार्ड और सारी चीज़ें जो बुजुर्ग के पास है, कीमती चीज़ें, वो लेकर फरार हो जाएगा। इस प्लानिंग के तहत उसने रुपए निकालने के बाद ठाणे इलाके में ही, जहाँ से उसने एटीएम से रुपए निकाला था, वहीं पास के एक दुकान से जाकर एक बड़ा सा चाकू खरीदा, सीधे होटल के कमरे में पहुंचा, बुजुर्ग कारोबारी को रुपए देने के बहाने कमरे के अंदर घुसा और ताबड़तोड़ चाकू मारकर बुजुर्ग कारा भाई राम भाई सुआगा का उसने कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद 16,000 रुपये जो कैश थे वो तो उसने अपने पास रखा ही, एटीएम कार्ड उसके पास था, बुजुर्ग का मोबाइल फ़ोन लिया, कीमती चीज़ें ली, एटीएम कार्ड का पिन उसे पता था, सीधे रिसेप्शन में गया। रिसेप्शन में जाने के बाद उसने ये बताया अपने मैनेजर को, होटल के मैनेजर को, कि उसकी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, वो बीमार है, अभी तुरंत जाना होगा। और बहुत ही सीरियस चेहरा बनाकर, परेशान भाव भंगिमा के साथ उसने होटल के अपने सीनियर से इजाज़त ली और फ़ौरन जो भी उसके पास चीज़ें थी वो लेकर वो वहाँ से निकल गया। होटल वालों को ये सारा कुछ बहुत ही नॉर्मल लगा, ऐसा होता है, कोई बहुत अजीब सी बात नहीं है, किसी के फैमिली में इमरजेंसी हो जाए तो वो ऐसे भागता ही है। तब होटल वालों को उस पर कोई शंका, कोई शक नहीं हुआ। लेकिन जब देर तक इस गेस्ट का कमरा नहीं खुला और होटल वालों ने कमरे का दरवाज़ा खुलवाया, तब जाकर इस पूरी कहानी का खुलासा हुआ। तो इस पूरी कहानी का जो सबक है वो ये है कि किसी भी अनजान आदमी पर
इतना ज़्यादा भरोसा न करें कि आपको धोखा हो। लोगों पर भरोसा करना ज़रूरी है, सिर्फ शक की निगाह से सबको देखने से नहीं चलता, लेकिन इतना भी भरोसा नहीं कि आप अपने तिजोरी का मुंह खोल कर रख दें और ये कहें कि ये मेरे रुपए है, इसमें से इतने तुम ले लो, इतने मुझे दे दो। ऐसा नहीं होता। एक कहावत है कि ताले जो है वो शरीफ लोगों के लिए होते हैं, चोरों के लिए नहीं होते। और शरीफ लोगों के लिए इसलिए होते हैं कि अगर कहीं ताला लगा हुआ है तो शरीफ आदमी उस ताले को तोड़ने की कोशिश नहीं करता और उसके पीछे क्या रखा है उसे देखने की कोशिश नहीं करता, उसकी नीयत नहीं बिगड़ती। वरना जो चोर होते हैं वो तो ताले तोड़कर, वो तो स्ट्रांग रूम तोड़कर भी चोरी कर लेते हैं। तो ताले जो है वो शरीफ लोगों के लिए होते हैं ताकि शरीफ आदमी की नीयत ना बिगड़े। ये लड़का कोई पेशेवर चोर नहीं था, लेकिन जब इसने इतने रुपए देखे तो इसकी नीयत बिगड़ गई। हालांकि नीयत बिगड़ने को जस्टिफाई नहीं कर सकते, लेकिन नीयत बिगड़ने का अवसर नहीं देना ही समझदारी है। तो खैर, और पुलिस का इन्वेस्टिगेशन तो लाजवाब इस मामले में है ही। तो ये थी पूरी कहानी। ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कोशिश करूँगा कि अब जब नेक्स्ट आप लोगों के सामने हाजिर होता रहूँ, तो ये जो कमेंट्स आप करते हैं उन कमेंट्स को पढूं और आप लोगों के कुछ सवाल के भी जवाब दूं, जैसे कि परिपाटी हमारी पहले से रही है। तो फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।